तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान की वीरता पे फिल्म बनने जा रही है। वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी का खात्मा किया था, जिनमें उनका किरदार बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार निभाएंगे। तो इस फिल्म के आने से पहले मैं पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कि आपको सुननी चाहिए, जो शायद इस फिल्म में ना दिखाया जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने से। जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं जानता उन्हें बता दें, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही शूरवीर हिंदू क्षत्रिय राजा थे, जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के मध्य में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। इतिहास के पन्ने पलटें तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियां हाथ लगेंगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। बता दें, पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली का सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बताया जाता है पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार की मदद के शेर भी मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को भी हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे, उतने ही बलवान उनकी सेना भी थी। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वह बहुत ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई थी। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने उनके स्वयंवर से ही उन्हें उठा लिया था और गंधर्व विवाह किया था। और यही कहानी अपने आप में आगे जाके एक मिसाल बन गई थी। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रवरदाई एक कवि और लेखक बने। आपको बता दें, प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरियादिली दिखाते हुए कई बार माफ़ भी कर दिया और छोड़ दिया। पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए थे और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान की एक ही गलती थी कि वे मोहम्मद गौरी जैसे इंसान को बार बार छोड़ देते थे, क्योंकि वह बहुत दयालु थे और वे बार बार उसे जीवनदान दे दिया करते थे। पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाने के बाद मोहम्मद गौरी ने उनकी आखिरी इच्छा पूछने को कहा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बेहद ही करीब थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्द बेड़ी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे, यानी कि वह आवाज़ सुन के या किसी के मुख से निकला शब्द सुन के उसकी तरफ निशाना लगा सकते थे। ये जानकारी मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्हें
कला प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे। वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। गौरी को मारने की योजना चंद्रवर्दई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवर्दई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तव ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवर्दई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। वहीं दुखद ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी को मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर संयोगिता तक पहुंची तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है जब चंद्रवर्दई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार लिया था, उनके बाद उनका पार्थिव शरीर अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि बना दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हत्यारे के रूप में देखा जाता था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी का हत्यारा मानकर 800 साल से पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर उस पर जूतों से मारकर अपमान करते थे। यह बात कुछ ही सालों पहले पता लगी थी। इस बात के पता लगने के बाद बहुत से लोगों ने देश भर से मांग उठाई, भारत सरकार से अनुरोध किया कि वे अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की समाधि वापस लेकर आवे। और ये भारत सरकार के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। तो यहाँ से दोस्तों चालू होती है हमारी एक और वीरता की कहानी। ये इसी से रिलेटेड है। यह कहानी है शेर सिंह राणा की उर्फ पंकज सिंह की, जिसने डकैत फूलन देवी की हत्या कर दी थी। शेर सिंह राणा के बारे में जान लेते हैं। आइए आपको शेर सिंह राणा के बारे में खुल के बताते हैं। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में स्थित सरकारी आवास के सामने फूलन देवी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस घटना के 2 दिन बाद आरोपी शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। इस हत्या को अंजाम देने का जो कारण सामने आया वह चौंकाने वाला था। पुलिस के अनुसार राणा ने बहमई हत्याकांड में मारे गए 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए यह हत्या करी थी। लगभग 3 साल बाद जब शेर सिंह राणा को जेल में पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि का इतना अपमान किया जाता है, तो उन्होंने जेल में ही प्रण ले लिया कि इसको मैं वापस लेके आऊँगा। तो 2004 17 फरवरी को राणा फिल्मी अंदाज से तिहाड़ जेल से फरार हो गए। तिहाड़ जैसी जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जेल से भागने के बाद शेर सिंह राणा कोलकाता गया, वहाँ से बांग्लादेश और बांग्लादेश से अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। इन सब में कुछ महीने बीत गए थे। इसके बाद शेर सिंह राणा तालिबान से नहीं घबराए। वे अफगानिस्तान में काफ़ी समय तक पृथ्वीराज चौहान की कब्र ढूंढते रहे, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद कहीं जाकर उन्हें ये कब्र मिली। सबकी नज़रों से बचकर पूरा प्लान बनाकर शेर सिंह राणा ने खुदाई करके आधी रात को पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों को बाहर निकाला। सबको यकीन हो कि वो पृथ्वीराज की ही कब्र है, इसलिए उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का वीडियो भी बनाया और उन्हें सुरक्षित भारत लेकर आए। भारत में पुलिस उनके पीछे थी, इसलिए उन्होंने अपनी माता की मदद ली और राजपूत संगठन को यह अवशेष पार्सल कर दिए। उसके बाद उनकी माताजी की मदद से पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों की समाधि बना दी गई। इस पूरे मिशन में उन्हें 2 साल लगे। जेल में अफगानिस्तान के टेररिस्ट की चुनौती स्वीकार करने के बाद शेर सिंह राणा ने यह जिम्मा उठाया। आज भी ये कहानी जो भी व्यक्ति सुनता है वह बहुत गर्व महसूस करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।